अगर आप बिहार पीसीएस 2023 की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें आप भाग लेने वाले हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में। तो इसका पहला पार्ट जो है वो हमने अपलोड कर दिया है। ये दूसरा पार्ट है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से कवर हो जाएगी। तो आने वाले जो वीडियो लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें हम ये टॉपिक भी खत्म करेंगे सब्जेक्ट वाइज। अभी एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट कवर होगा, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री पे आएंगे, फिर मॉडर्न पे, फिर इंडियन पॉलिटी, भूगोल सब एक कवर करेंगे तो टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये सब क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। बेसिकली 71 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, उसके आगे से आज चालू करेंगे। तो यहाँ से आज चालू करते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या? महापद्मानंद, धनानंद, शुक्ल या चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था राजा सिकंदर महान के समकालीन? तो इसका राइट आंसर होगा धनानंद। तो आइए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। महापद्मानंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। जो महापद्मानंद के उत्तराधिकारी हैं उनकी कितनी संख्या मिलती है? 8 संख्या मिलती है। किसके अनुसार? पुराण और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? धनानंद। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। जो सिकंदर का समकालीन था उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। धनानंद को यूनानी लेखकों ने क्या कहा? अग्रमीज। ये ध्यान रखिएगा इसको। और जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति कहा। जेनोफोन जो थे एक इतिहासकार, उन्होंने इसको बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया। साथ ही भद्रशाल उसका सेनापति था। ये ध्यान रखिएगा, धनानंद का सेनापति कौन था? भद्रशाल। तो इसमें ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था वो किस चीज का बना था? ऑप्शन दिया हुआ है ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। किसका बना हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लकड़ी का। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। बिहार के पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। ये जो इसके लकड़ी के महल जो सामने आए उसको लाने का श्रेय किसको जाता है? स्पूनर। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्भराहार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ से क्या अवशेष प्राप्त होते हैं? बुलंदी बाग से परकोटे के अवशेष और कुम्भराहार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? अष्ट प्रधान जो थे उनका गठन किसने किया था? ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या शिवाजी ने। किसने गठन किया था अष्ट प्रधान का? तो इसका राइट आंसर होगा शिवाजी। आइए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। शिवाजी ने शिवाजी ने राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत अष्टप्रधान कहते हैं 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था अष्टप्रधान के अंतर्गत। इसमें कौन कौन होते थे? इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल होते थे। इसमें कौन कौन शामिल होते थे अष्टप्रधान मंत्रियों में? पहला पेशवा, फिर अमात्य, फिर मंत्री, फिर सचिव, फिर सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल होते थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका जो कार्य था राजा को परामर्श देना मात्र था। ये जो अष्टप्रधान थे इनका कार्य क्या था? राजा को परामर्श देना। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। यहाँ पे जो मंत्री थे वो राजा के प्रति उत्तरदायी थे, इसलिए इसको मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन कौन अष्टप्रधान में होते थे। पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमन, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। ठीक है, और इनका काम क्या था? परामर्श देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन दिया हुआ है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, कुणाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। ठीक है, इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की उसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है हमें? अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है, जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी इसकी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की ही व्याख्या की है।
अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त को ही देना पड़ता है, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। बिंदुसार की जो विजय है वो अत्यंत संदिग्ध है, तो इतिहास में उसे विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि कौन करते हैं? जैन और तमिल साक्ष्य जो है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है, अभिलेख जिससे क्या प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा अभिलेख है जिससे यह पता चलता है? ऑप्शन दिया हुआ है कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी है अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, और ऑप्शन डी दिया हुआ है अशोक का तोपारा शिलालेख। तो इसका राइट आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इस सुदर्शन झील का निर्माण किससे पता चलता है? सौराष्ट्र में स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त जो है उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। यह कहाँ से पता चलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। आगे बढ़ते देखते हैं। और बाद में अशोक ने यूनानी गवर्नर तुसास्प, अशोक के यूनानी गवर्नर कौन? तुसास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सौराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है? अशोक का यूनानी गवर्नर कौन था? तुसास्प था। और जूनागढ़ अभिलेख से क्या प्राप्त होता है कि वहाँ सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया, सौराष्ट्र। ठीक है। और इसमें आगे पश्चिम भारत पर जो चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण किससे मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन दिया हुआ है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। राइट आंसर क्या है? श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न सीमावर्ती राज्य कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो किस नगर में आयोजित की गई? ऑप्शन दिया हुआ है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, पाटलिपुत्र में अशोक के समय बौद्ध सभा आयोजित की गई। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार, सिहली अनुश्रुति कौन कौन सी हैं इनका भी नाम ध्यान रख लीजिएगा। दीपवंश और महावंश। उसके अनुसार क्या है? अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तीसरी बौद्ध संगति का। ये ध्यान रखिएगा। इसमें और अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिस्य था। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ये तो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अशोक किसके शासन काल में हुई थी? अशोक के शासन काल में। ये बात इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख से प्रयुक्त, अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, हिंदी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेखों में उपयोग किया गया है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके शिलालेखों से ही ज्ञात होता है। उसके शिलालेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है। अशोक के शिलालेखों का विभाजन जो है कितने वर्गों में किया जाता है? 3 वर्गों में। पहला वर्ग कौन सा है? शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, और तीसरा क्या है? गुहा लेख। जो अशोक के अभिलेख है उसका विभाजन 3 वर्गों में किया गया। उसमें पहला क्या होता है? पहला शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है और तीसरा गुहा लेख है। शिलालेख जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। शिलालेख जो है पहला वाला वो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जिसको 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है शाहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा, तीसरा है कालसी स्थान से, चौथा गिरनार स्थान से प्राप्त हुआ, पांचवा धौली स्थान से प्राप्त हुआ, छठा जौगढ़ से प्राप्त हुआ, सातवां अरगुडी से प्राप्त हुआ, आठवां जो है सोपारा से प्राप्त हुआ। तो ये 8 स्थान दिए हुए हैं जहाँ से इनके जो अभिलेख हैं, 14 अभिलेख, शिलालेख सॉरी, वो प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आगे दिया हुआ है अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। केवल 2 ऐसे अभिलेख हैं जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा हैं, उनमें ब्राह्मी लिपि ना होकर खरोष्टी का उपयोग किया गया है। कौन से ऐसे 2 अभिलेख हैं जिनमें
खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया शहबाजगढ़ी और मानसेवरा और शहबाजगढ़ी में ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी सीरियाई भाषा में तो सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सरेकुना से यूनानी भाषा में लिखा हुआ अभिलेख, अरामाइक लिपि में लिखा गया लेख, द्विभाषी यूनानी सीरियाई भाषा में अभिलेख, लगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अभिलेख अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी ऐसी लिपि थी जो दाईं से ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदनागरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैंसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। जो खरोष्टी लिपि थी वो उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। इसको पढ़ने का श्रेय किसको किसको जाता है? मैंसन ने, प्रिंसेप है, नॉरिस है, लेसन है और कनिंगम है। इनको इसको पढ़ने का श्रेय जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है राजा के प्रति वफादारी, दूसरा शांति और अहिंसा, तीसरा ऑप्शन दिया है बड़ों का सम्मान करना, चौथा धार्मिक सहिष्णुता और पांचवा कोई नहीं है उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक का जो धम्म है वो एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। क्या संदेश देता है अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से? अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सच्चे सोचिए मादेय साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। ये इसने आदेश संदेश दिया है पहले और सातवें शिलालेख के माध्यम से। इस प्रकार क्या है? अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः ऑप्शन क्या होगा? ई हो गया है, एक से अधिक उपरोक्त में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। मास्की का लघु स्तंभ, रुम्बिंदई स्तंभ, कुइन स्तंभ, भाबरू स्तंभ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर क्या है? ये भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भाबरू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियादसी लाजा मगधा संग अभिवादेन तून आह अपाबा धातक्षा, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित भी करता है। तो ये थोड़ी संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। इसका मतलब यही है कि अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी और खुद को मगध का सम्राट घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? अपने जो अभिलेख हैं उसमें शिलालेख हैं उसमें अशोक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। तो इसका राइट आंसर है प्रियदर्शी है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अशोक अपने अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम पी या देवनाम पीदसी, देवताओं का प्रिय, ये देवनाम प्रिय देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? देवताओं को प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी इसका अर्थ होता है। तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को पुराणों में क्या किया गया है? अशोक वर्धन। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक को अगर पूछे पुराणों में क्या नाम दिया गया है तो अशोक वर्धन कहा गया है। और उसके अभिलेखों में उसको देवनाम पी या देवनाम पीदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन दिया हुआ है आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक जीवन। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र द्वारा रचित
कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इसकी तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर बी होगा। बी ई है इसमें। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, इसका राइट आंसर ई क्यों है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। ये तो चलो ठीक है, शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। अच्छा, इसमें एक मंडल सिद्धांत भी दिया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसी चक्कर में इसमें ऑप्शन 1 से अधिक हो गए हैं। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मंडल सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? विदेश नीति से। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया है सर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया है। उसमें क्या क्या है? उसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। तो इसमें सप्तांग सिद्धांत में किनकी व्याख्या मिलती है? इसको पूछ लीजिएगा, एडिटिव पूछा जाता है इसमें कि सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन शामिल है। तो इसमें राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है और साथ ही मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या भी मिलती है इसमें। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन व एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने भारत को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज जो आए थे भारत, उन्होंने भारत की समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। 4, 5, 6 और 7। तो इसमें ऑप्शन, इसका राइट आंसर है 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की श्रेणियों में विभाजित किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसमें पहली श्रेणी जो थी वो दार्शनिकों की थी। पहली श्रेणी किसकी थी? दार्शनिकों की। और कितने इसमें विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। तो पहली दार्शनिक की हो गई, दूसरी कृषक की हो गई, तीसरा पशुपालक हो गया, चौथा कारीगर हो गया, पांचवा योद्धा हो गया, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद हो गया। तो ये 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने विभाजित किया भारतीय समाज को। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था। क्या बताया मेगास्थनीज ने? मौर्य काल के समय में जो कोई भी व्यक्ति है ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपने अपना सकता था। तो ये इतने मेगास्थनीज ने बताया अपनी पुस्तक में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसने किया है? मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसने किया है? तो यही मेगास्थनीज ने किया है। वही फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका ने। अच्छा, इसमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी किया गया और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी होगा, इसलिए इसका आंसर एक उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वही दोनों जो दिया गया ऊपर 7 वर्गों में उसमें विभाजित किया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका ने भी। सॉरी 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 सॉरी, तो इसमें हाँ आंसर केवल यही होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो अशोक के समय समाज था उसको 7 वर्गों में, मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? ये बुक जो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ई दिया हुआ है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है पुस्तक है एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस है, मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन, व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसका वर्णन करता है? मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक द्वारा लिखा गया था। जिसने भी इसकी खोज की है उसका नाम अभी तक नहीं पता है। एक अनाम नाविक द्वारा इसका लिखा गया था। इसने भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। ठीक है, इस पुस्तक में जो नाविक ने लिखा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में, उसमें भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख मिलता है। तो एक साथ ही इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? 60वीं सदी के ईस्वी के आसपास लगभग इस पुस्तक का
निर्माण हुआ। इसमें भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तु का भी उल्लेख मिलता है और इसमें बस ये रोमन मिस्र बंदरगाहों के नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का भी वर्णन करती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वह ऐसा कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? ऑप्शन दिया हुआ है दिव्यदान, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक का शिलालेख। कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर इंडिका। एक्सप्लेन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई नगर के पदाधिकारियों को मेगास्थनीज क्या कहता था? एस्टिनोमोई। और 5-5 सदस्यों की 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है एक बार, तो इसको देख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन दिया है कौन कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, विक्रमादित्य, कनिष्क। किसने अपनी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम? इसका ऑप्शन कौन सा राइट आंसर है? चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना जो थी गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यवंशी उदयन ने की थी। ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी इसने, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर है। अगर विकल्प में उदयन दिया होता तो वही राइट आंसर होता। उसके बाद चंद्रगुप्त ने इसको अपनी राजधानी स्थानांतरित की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन दिया हुआ है पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया? एक मिनट। भीमा, कदीफेसिस, गौतमीपुत्र, सतकर्णी। किसने इसमें सबसे स्वर्ण सिक्का का प्रचलन चालू किया था सबसे अधिक मात्रा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये है वीमा कदफिसेस। वीमा कदफिसेस इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। कुषाण शासक द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कुषाण शासक जो था, वीमा कदफिसेस, कौन सा शासक था? कुषाण शासक था। को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये कुषाण शासक था एक, और इसने स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय इसको प्राप्त होता है। कुषाण जो शासक है उनके राज्य में ही बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप में। कला की गांधार शैली, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। किसके समय में कला की गांधार शैली फली फूली? कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, या मौर्य के समय में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली विकसित हुई, बहुत समय फली फूली। देखते क्या लिखा हुआ है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। शैली कौन कौन सी थी? गांधार शैली है और मथुरा शैली है। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया और गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। इसमें क्या क्या बात ध्यान रखने वाली है? गांधार कला जो है यूनानी कला से प्रभावित थी। साथ ही कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन सी 2 शैलियों का विकास हुआ? स्वतंत्र शैलियों का, गांधार शैली और मथुरा शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन दिया है अशोक है, अजातशत्रु है, कनिष्क है, कालाशोक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका कनिष्क है। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति जो थी वो कश्मीर में आयोजित की गई थी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कश्मीर में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? वासीपुत्र ने की थी, तथा सुघोष के उपाध्यक्ष बने थे। किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने की थी, और उपाध्यक्ष कौन थे? अशुघोष थे। इस सभा में जो महासंघिकों का वर्चस्व था, यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। क्या हुआ इस संगति में? इस संगति में महासंघिकों का वर्चस्व था। साथ ही इसमें बौद्ध ग्रंथों के जो कठिन अंश पर हैं, जो बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंश है, उस पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिख दिया गया। उसे जब प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखा गया तो उसे विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया है। ठीक है, इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? चौथी बौद्ध संगति में हीनयान महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म, और विभाषा शास्त्र का भी इसी समय गठन हुआ। और साथ ही ये कनिष्क के समय में हुई। कहाँ हुई? कुंडल वन में हुई। कश्मीर के अध्यक्ष कितने कौन थे? वासुमित्र थे, और अशुतोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा कण्व। ऑप्शन क्वेश्चन क्या था कि शुंग वंश के बाद किस भारत वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका राइट आंसर है कण्व, इसको कण्वा भी कहते हैं।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। जो शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति, वो अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कौन सी राज्य था? उसका कण्व या कण्वन नाम से जाना जाता है। ठीक है, शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश ही था। जो कण्व राजवंश था वो ब्राह्मण वंश था। ठीक है, और ये शुंग के बाद आया कण्व वंश। इसमें यही चीज ध्यान रखने वाली है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है राजा खारवेल का नाम? ऑप्शन दिया हुआ है गिरनार के अभिलेख, गिरनार के स्तंभ लेख के साथ। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? जूनागढ़ के स्तंभ लेख के साथ। ऑप्शन सी हाथी गुम्बा के लेख के साथ। और ऑप्शन डी दिया हुआ है सारनाथ के लेख के साथ। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? हाथी गुम्बा अभिलेख के साथ खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कलिंग के चेदी शासक कौन से शासक थे? कलिंग के चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। एक ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें कोई डेट वेट नहीं पड़ी है। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाथी गुम्फा से, उदयगिरी पहाड़ियों में से। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक और राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? एक क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। किस चीज का? उसके बचपन का, खारवेल का, शिक्षा का, राज्याभिषेक होने तक का, हर चीज का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख जो है खारवेल का इतिहास एकमात्र स्रोत है। यह जो अभिलेख है खारवेल का इतिहास का एक जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ पे? उदयगिरी पहाड़ियों के पास से मिलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा इसमें। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन दिया हुआ है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, या प्रतिहार की, राष्ट्रकूट की, या सातवाहन युग की। तो किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? और इसमें राइट आंसर है गुप्त काल की। क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का क्रमिक पतन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुप्त काल में जो नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए हैं, संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हिंसांग के आगमन तक गांव बन गया। पाटलिपुत्र जैसा जो बहुत इंपॉर्टेंट नगर था मगध का गुप्त काल के समय में, वो एक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सौगौरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र का हास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो गुप्त काल के समय में भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? कल्याण, ताम्रलिप्ति, कैम्बे, भड़ोच, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था? भड़ोस था। उत्तर भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति। इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तर भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था? ताम्रलिप्ति। और ये दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन है? भड़ोच है, जहाँ से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस शासक ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक मात्रा में ग्राम अनुदान दिए था? कौन सा ऐसा शासक था जिसने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक मात्रा में ग्राम अनुदान में दिए थे? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गुप्त वंश, ऑप्शन बी दिया है पाल वंश, और आगे ऑप्शन सी दिया हुआ है राष्ट्रकूट। ऑप्शन की सी क्या दिया? राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी दिया है प्रतिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है गुप्त वंश। गुप्तों ने, गुप्त वंश के शासन ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। ये ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश के शासन में क्या हुआ? मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए गए। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी गृहस्था को ही सौंप दी जाती थी। ठीक है, जो गांव उनको सौंपे जाते थे, जो उससे आय प्राप्त होती थी, वो भी उसी को सौंप दी जाती थी जिसको भूमिदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99वां क्वेश्चन। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का 8वां भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आधा भाग। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज, जितनी भी उपज होता था उसका 6वां भाग राजस्व दर होती थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
गुप्त काल में जो लोग राज की भूमि पर कृषि करते थे, राज की भूमि के जो राज्य की भूमि होती है उसको कहते हैं, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, और जो छठा भाग होता था कर के रूप में, कौन सा भाग देना होता था? छठा भाग। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को पुंद्रंग या भाग कर कहा जाता था। गुप्त अभिलेख जो है उसमें भूमि कर को क्या कहा जाता था? पुंद्रंग, इसको ध्यान में रखिएगा, और भाग कर, ये कीवर्ड कभी कभी पूछ लेते हैं, किसको क्या कहा जाता था? उंद्रंग और भाग कर किसको कहा जाता था? भूमि कर को, गुप्त काल के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 100वां क्वेश्चन। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है पार्थियन, दूसरा हिंदी यूनानी, तीसरा कुषाण और चौथा गुप्त। भागवत भागवत संप्रदाय में इसके विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन है पार्थियन, हिंदी यूनानी लोग, कुषाण और गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है गुप्त। आइए आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भागवत और वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। ये बात ध्यान रखिएगा, भागवत और वैष्णव जो धर्म है उसका चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्त नरेश जो है वैष्णव मतानुयायी थे, उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। अधिकांश शासक जो थे परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है? जो विष्णु का वाहन गरुड़ है वो किसका राज्य चिन्ह था? गुप्तों का राज्य चिन्ह था। और गुप्त के जो अधिकांश शासक थे वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? परम भागवत। और जो गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। ठीक है, और भागवत और वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष कब पहुंचा? गुप्त राजाओं के शासनकाल में। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की कि पृथ्वी इनमें से किसने पहली बार क्या व्यवस्था की कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? किसने ऐसा बताया था कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ऑप्शन दिया हुआ आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वरामिहिर, या ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त कैसे होता है? पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने। ये किसने बताया? सर्वप्रथम आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इनमें से कौन ऐसे हैं जो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है सुश्रुत, सोमिल, शूद्रक, शौनक। कौन कौन ऑप्शन दिया है? सुश्रुत है, सौमिला है, शूद्रक है, शौनक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र के संबंध में। सुश्रुत को शल्क क्रिया का जनक कहा जाता है। जो सुश्रुत हैं उनको शल्क क्रिया का जनक कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सुश्रुत को शल्क क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सुश्रुत जो थे वो कहाँ के? काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग काल जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता था। और ये शल्क क्रिया के लिए शल्क क्रिया का जनक कहा जाता है इनको, सुश्रुत को। ठीक है, शौनक जो है ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। और सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं जिन्हें कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया था। सौमिला जो है कौन है? गुप्तकालीन एक नाटककार है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं जिन्हें कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया था। और शौनक जो है, शौनक कौन है? ऋग्वेदिक कालीन ऋषि थे। ठीक है, और शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार हैं, साहित्यकार थे। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में उसका विकल्प जो था क्या माना था? ए माना था, चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल से करीब 1000 वर्ष के बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री जो हेनसांग है उसने कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या मगध। किसमें चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था? तो उसका राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री कौन सा? हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चीनी यात्री जो हेनसांग था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। ये चीज ध्यान में रखिएगा। कब आया था हेनसांग? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 637 ईस्वी के आसपास ये नालंदा विश्वविद्यालय गया। नालंदा विश्वविद्यालय कब गया? 637 ईस्वी के आसपास। इस समय यहाँ के कुलपति कौन थे? जब हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया तो उस समय यहाँ के कुलपति कौन थे?
यहाँ के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र, ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ह्वेनसांग पढ़ने गया नालंदा विश्वविद्यालय तो उस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग कितने साल, 1.5 वर्षों तक, लगभग 1.5 वर्ष तक ये नालंदा में निवास कर उसने योगाशास्त्र, 1.5 साल लगभग नालंदा में उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। ठीक है, फिर क्या हुआ, अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में फिर नालंदा आता है ह्वेनसांग और नालंदा आके व्याख्यान देता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, 1.5 साल लगभग नालंदा में रहा, और जब इसने नालंदा विश्वविद्यालय आया तो उस समय कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे। और ये किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। जब ह्वेनसांग भारत आया तो उस समय सूती वस्त्रों के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ऑप्शन दिया है, वाराणसी है, मथुरा है, पाटलिपुत्र है, कांची है। सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है मथुरा। मथुरा जो है सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था जब ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसका। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह एक औद्योगिक नगरी थी, अर्थशास्त्र। मथुरा क्या थी, एक औद्योगिक नगरी थी जिस समय ह्वेनसांग भारत आया था। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की। ह्वेनसांग ने क्या किया, मथुरा की आर्थिक समृद्धि के बारे में बताया और व्यापार की प्रगति जो हो रही थी उसके बारे में बताया। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजा कर रखी जाती थी। ह्वेनसांग क्या लिखता है कि मथुरा के बाजारों में जो चीजें बिकने वाली होती थी उनको काफी सजा धजा के रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कवि बाढ़, कवि जो बाढ़ हैं वो कहाँ के निवासी थे, पाटलिपुत्र के थे, थानेश्वर के थे, भोजपुर के थे, और उपरोक्त में से कहीं के नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र के निवासी थे कवि बाढ़। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कवि बाढ़, जिनको बाढ़ भट्ट भी कहते हैं, ठीक है, बाढ़ भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र के क्षेत्र के निवासी थे। इन्होंने हर्ष चरित्र, बाढ़ भट्ट ने हर्ष चरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये ध्यान में रखिएगा, बाढ़ भट्ट की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, हर्ष चरित्र है, कादम्बरी है और चंडी शतक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बाढ़ भट्ट कहाँ के क्षेत्र से संबंधित है, निवासी थे पाटलिपुत्र से, और किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग, चीनी यात्री जो इत्सिंग है बिहार का भ्रमण कब किया, लगभग कौन सी ईस्वी में चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। तो इसमें ऑप्शन दिया है 405 ईस्वी में, 635 ईसा पूर्व में, 637 ईसा पूर्व में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चीन का जो यात्री सिंह है वो कब आया था, 671 से 672 ईस्वी में आया था, इसलिए आंसर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं है। वह जब युवक था अपने 37 बहुत सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। ठीक है, वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। कौन से मार्ग से होकर आया, दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। ठीक है, स्थल मार्ग से नहीं आया था। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया। करीबन 10 वर्ष रहा है सिंह यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में। और ह्वेनसांग कितने वर्ष रहा था, 1.5 साल नालंदा विश्वविद्यालय में। इसमें आगे दिया हुआ है 693 694 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। फिर उसके बाद ये चीन लौट गया सुमात्रा होते हुए। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी, कब आया था, 671 672 ईस्वी के आसपास, और 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ आया था। करीबन 10 साल नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फायान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, रामगुप्त और श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री जो कौन, फायान है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के साथ विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। ठीक है, इतना ही दिया है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था क्या संस्थापक इनके, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त, कौन इसके संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक हैं कुमारगुप्त। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शंकरादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कराई थी। शंकरादित्य की पहचान जो है कुमारगुप्त प्रथम
से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि कौन सी थी? महेंद्रादित्य थी। और इनको शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बस इतना ही था इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन ताम्रपत्र लेख क्या दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जो ताम्रपत्र लेख हैं, ताम्रपत्र पत्रों पर लिखे हुए एक लेख होते हैं तांबे के, उसमें जो प्राचीन काल के बिहार राजाओं का संपर्क किससे दर्शाते हैं? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा सुमात्रा से? जो प्राचीन काल के बिहार के राजाओं का संपर्क किससे दर्शाते हैं? राइट आंसर है क्या? जावा सुमात्रा से। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों के अनुसार परम सौगात कहा गया उसे। लेखों के अनुसार पालवंशी राजा देवपाल को क्या कहा गया? परम सौगात। आगे देखते हैं। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान किए थे किसने? देवपाल ने। किसको? शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना? सुवर्ण भूमि का वह कौन सा ऐसा राजा था जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका राइट आंसर क्या है? बालपुत्र देव होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ लिया इसको, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन फिर से। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की। उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? मुसलमान, कुषाण, मुगल, सीथियंस? इसका राइट आंसर है मुस्लिम। नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। कौन से तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया गया था? या भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जा सकता है इसको। और किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन थे? ऑप्शन दिया है चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चामान, परमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है चंदेल शासक। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल शासक थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खजुराहो मंदिर में चंदेल राजाओं के समय खजुराहो मंदिर में चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। खजुराहो के जो मंदिर थे वो चंदेल राजाओं के समय में 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है? कंदरिया का महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मंदिर एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे ध्यान रखना क्या है? खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? छतरपुर जिले में। इसमें जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो सर्वोत्तम है और ये चंदेल राजाओं के समय में 950 से 1050 बीसी के आसपास बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? बिहार के भागलपुर जिले में। इसकी स्थापना जो थी पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। स्थापना किसने की थी? पाल वंश के धर्मपाल ने। दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान है। कौन से सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान है यहाँ के? उपाध्याय अतीश के नाम से जो जाने जाते हैं दीपंकर श्री ज्ञान, ठीक है। इसमें ये तिब्बत भी गए थे, जो दीपंकर श्री ज्ञान थे तिब्बत भी गए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में राजवंशों में कौन से किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है कदम्ब राजवंश, चेर राजवंश, चोल राजवंश, पांड्य राजवंश। तो इसमें जो राइट आंसर है कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं दिया हुआ है। बाकी के जो 3 बचे हैं चेर, चोल, पांड्य, इनका जो संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संगम साहित्य में केवल क्या है? चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। संगम साहित्य से किनका किनका? केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के विकास उद्भव का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं में के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन राज्यों के क्या हुआ? विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात है? संगम युग में जो उरायूर है किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन दिया हुआ है मसालों के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, ये ऑप्शन डी दिया हुआ है आंतरिक व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। इसका राइट आंसर क्या है? कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है क्या? उरायूर जो है संगम युग में कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विख्यात है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरायूर संगमकालीन चोलों की राजधानी। उरायूर क्या है? चोलों की राजधानी है या कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध है। उरायूर जो है कौन कौन से अन्य नाम से प्रसिद्ध है? कारी एवं वाराणम नामों से प्रसिद्ध है। संगम युग में उरायूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? संगम युग में जो उरायूर है कपास और सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। यह किसकी राजधानी थी? चोलों की राजधानी थी और यह कारी और वाराणम नाम से भी प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है अश्वघोष, विशाखा दत्त, कालिदास और भास। इसका राइट आंसर क्या होगा? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ ने मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन प्रकाश डाला है। जो मुद्रा राक्षस जो रचना है विशाखा दत्त वो किस पर प्रकाश डालता है? चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य वृषल कुलहीन कहा गया है। इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको वृषल या कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। धुंडीराज नामक एक इतिहासकार है, उन्होंने मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये आपको पता ही होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कल्हड़, बिलड़, जयनायक, चंद्रबरदाई। राइट आंसर इसको चंद्रबरदाई होगा। ये आपको पता होगा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। कुछ दिया नहीं है, थोड़ा बहुत दिया। चौहान वंशी पृथ्वीराज तृतीय जो थे, पृथ्वीराज रासो जो लिखी हुई किसके ऊपर लिखी हुई है? ये ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। ये ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की इसने रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? कालिदास, भाष, भवभूति या राजशेखर। तो देखते हैं इसमें क्या था। स्वप्न वासव दत्ता के जो लेखक हैं वो कौन है? भाष है। महाकवि भाष के नाम से 13 नाटक उपलब्ध है। महाकवि भाष के नाम से लगभग 13 नाटक उपलब्ध है, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। 1909 के आसपास एक टी गणपति हैं, उन्होंने इन्हें प्राप्त किया था, जो 13 नाटक उपलब्ध है महाकवि भाष के नाम से। ठीक है, इन नाटकों के नाम ये दिए हुए हैं, ये पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सारे नाटकों के नाम ध्यान रखना। इसमें ये जैसे पूछा गया स्वापन वास दत्ता, ये ध्यान में रख लीजिएगा। कर्णवाड़ ध्यान में रख लीजिएगा, ये पहला वाला ध्यान में रख लीजिएगा। प्रतिमा नाटक, चारूदत्त, ये कुछ चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुमार संभव महाकाव्य की, कुमार संभव जो महाकाव्य है किस कवि ने रचना लिखा था उसको? कुमार संभव महाकाव्य। ऑप्शन दिया हुआ है बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन, कालिदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कालिदास। कुमार संभव किसने लिखा? कालिदास ने। ये ध्यान में रखिएगा, कालिदास के नाटक जो महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको ध्यान में रखिएगा। कालिदास ने लिखा था कुमार संभव महाकाव्य। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण, कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। कुमार संभव में क्या क्या दिया? प्रकृति चित्रण और कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किराता जुन्नी पुस्तक किसने लिखा था? किराता जुन्नी पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन दिया हुआ है भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी। किसने लिखा था किराता जुन्नी पुस्तक? यह ऑप्शन डी दिया, इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है क्या? भारवी। भारवी जो है उसने क्या लिखा था? ये जो पुस्तक का नाम दिया है जिसका किराता जुन्नी, ये उन्होंने भारवी ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन वही दिया फिर से। उन स्रोतों का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत, उन स्रोतों का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। जिनमें मतलब प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं दिया है, उन स्रोतों का नाम बताया। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानियां या उपरुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग है उस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं दी हुई है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो। इसमें ध्यान क्या रखना है? मिलिंद पन्हो किसने लिखी? नागसेन द्वारा लिखी गई मिलिंद पन्हो है। कौन बौद्ध भिक्षु था? नागसेन। नागसेन हिंद और यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्हो में क्या मिलता है?
नागसेन और हिंद यवन शासक मेनांडर जो है उसके बीच बातचीत का वर्णन मिलता है। इसमें व्यापारिक मार्ग का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? यार सबको पता होगा, बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। जो हर्षचरित्र की बाणभट्ट है, वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, यह एक आख्यायिका है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक और उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। तो हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। और वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है ये हर्षवर्धन की पुस्तक। इसमें इतना ध्यान रखिएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आजकल मूवी भी आई है चोल वंश से संबंधित। तो इसमें ऑप्शन में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय थे, कार्यकाल थे, आदित्य प्रथम थे या राज राजा प्रथम थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विजयालय जो थे वो चोल राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो एक्सप्लेनेशन तो इसका ये दिया हुआ है, एक मिनट, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चोल साम्राज्य की जो स्थापना है विजयालय ने की थी। जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। जो विजयालय था वो कौन था? प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और तंजौर के शैव मंदिर राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा प्रथम के काल में हुआ। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राज राजा प्रथम के समय में। ठीक है, और ये विजयालय था वो किसके? पल्लवों का एक सामंती सरदार था पहले, उसने ही चोल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन दिया हुआ है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन दिया है ग्राम पंचायत के लिए, राजपूत राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यवहार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन क्या है? चोल काल जो है ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं का संचालन में परिलक्षित होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा का कार्य आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? उत्तर मेरूर से प्राप्त एक अभिलेख है, उससे इनके कार्यों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है ग्राम सभा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा ऐसा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क्या फिर से वही चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार? तो इसका राइट आंसर क्या है? चोल। राइट आंसर इसका क्या है? चोल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। व्याख्या देख ली। दक्षिण भारत में मंदिरों को क्या आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? दक्षिण भारत में जो मंदिर थे उनके जो द्वार थे आकर्षक, उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिया हुआ है, शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप, या उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गोपुरम। जो दक्षिण भारत में मंदिर के आकर्षक द्वार थे उनको क्या कहा जाता था? गोपुरम। ये ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार जिनको गोपुरम कहते थे, पांड्य चोल के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर उनके प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम थी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मध्यकालीन भारत से संबंधित घटना चक्र क्वेश्चन देखेंगे। बिहार पीसीएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी के लिए इतना ही था। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।